स्वागत है सभी मेरे प्यारे बच्चों का इस क्लास के अंदर। बच्चों, आप बड़ा बेसब्री से आपको इंतजार था कि हमें जो चौथा चैप्टर यानी कार्बन एवं उसके यौगिक, जो हमारा चौथा चैप्टर जो चल रहा है, उसका हमें लास्ट टॉपिक भी हमें मिलना चाहिए और उस टॉपिक को मैं लेकर के आ चुका हूं। और आपका लास्ट टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है इसका नाम होगा साबुन और अपमार्जक। ठीक है, साबुन और अपमार्जक को आप अच्छी तरीके से जानते हो, आप अपने जीवन के अंदर आप रोज की दिनचर्या में इसको यूज भी करते हो। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे और उसी के बारे में हम समझेंगे कि साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है। एक साबुन जो हमारा क्या करता है, मैल को बाहर निकालने का काम करता है, मतलब सफाई करने का काम करता है। आज उसकी प्रक्रिया को जड़ से खत्म कर देंगे, अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे कि साबुन जो है किस प्रकार से सफाई करता है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही ज़्यादा, ये टॉपिक जो है आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो यानी कि जो कार्बन वाला जो आपका चैप्टर है चौथा, वो पूरा ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए लिए जाते हैं। इसलिए वहाँ पर बोल दिया जाता है कि जो कार्बन वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर भी मैं आपको जो भी आपके लिए हेडिंग बाय हेडिंग जो करा रहा था, जो टॉपिक बाय टॉपिक में लेकर के आ रहा था, उन टॉपिकों के बारे में मैंने यही बोला है कि बार बार में कि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही मैं आज बोल रहा हूँ, ये लास्ट वाला टॉपिक है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना, मेरे साथ ही साथ चलना, अपनी नोटबुक और पेन कॉपी साथ लेकर के बैठना। इससे मेरे साथ ही साथ जैसे जैसे मैं कराता जाऊं वैसे वैसे आप क्या करेंगे, मेरे साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आ जाइए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारा जो दे रखा है साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक। आप साबुन सभी जानते हैं कि साबुन क्या होता है। साबुन हम उसी को बोलते हैं जिससे हम कपड़े वगैरह, जो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जो मैले जो हो जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। और साफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस पर साबुन की घिसाई करते हैं। या फिर आप दूसरा ले लीजिए क्या, अपमार्जक। अब अपमार्जक क्या होता है, जिसे हम जानते हैं डिटर्जेंट के नाम से। डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसको आप क्या करते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं और क्या करते हैं, उसके अंदर कपड़ों को डालते हैं, तो वहां पर भी आपके कपड़े क्या होते हैं, साफ होते हैं। अब साफ कैसे होते हैं, किस प्रकार से साबुन और अपमार्जक कपड़ों को साफ करते हैं, उस चीज को हम जानेंगे। चलिए, इससे पहले, समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके पास पानी है, आपके बाल्टी के अंदर पानी भर लो। पानी भरने के बाद उसके अंदर जैसे हम कपड़ा डालेंगे, क्या वो साफ होगा? आपका आंसर यही होगा कि वो साफ नहीं होगा। तो वो साफ कैसे होता है, आप सभी जानते हैं, साबुन या अपमार्जक का उपयोग करके उसको हम साफ कर सकते हैं। अब यहां पर पानी से ही हमारा क्यों नहीं साफ हुआ, और यानी कि साबुन लिया या अपमार्जक उसमें हमने लिया, तो यहाँ पर हमारा कपड़ा क्यों साफ हुआ, उस चीज को हम क्लियर करेंगे। तो देखो, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपमार्जक की, हम बात करेंगे पीछे। जो आपकी सबसे ज्यादा मोस्ट यहाँ पर जो चीज है आपकी, ये साबुन वाली प्रक्रिया है। साबुन वाली प्रक्रिया को हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखो, हमने कल यानी कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपके लिए एक चीज बताई थी कि यहाँ पर जो साबुनीकरण जो बन रहा था हमारा, ठीक है, एक रिएक्शन कराई थी, एक अभिक्रिया जब कराई थी, तो वहां पर एक साबुनीकरण बन रहा था। वो किस प्रकार से बना था, देखो, यहां पर मैं अगर एथेनोइक अम्ल को लेकर के आऊं, यानी कि CH3COOH की अभिक्रिया मैंने कराई थी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई थी। और इस अभिक्रिया को कराने के बाद हमें क्या मिला था, इस अभिक्रिया को कराने के बाद मिला था हमें CH3COONA। ये चीज हमें देखने को मिली थी और साथ में हमें जल देखने को मिला था। और इसी को मैंने बोला था, इसको बोलते हैं हम सोडियम एथॉक्साइड, या आप ऐसे बोल लीजिए, यही हमारी क्या है, सावनीकरण है। क्या है हमारा, सावनीकरण। मैं नीचे लिख देता हूं, यही हमारा क्या है, सावनीकरण।
और ये आपका पीछे जो होगा ये आपका हो गया जल। इस चीज के बारे में हमने जाना था। मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिया था, एक तो लिया था एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के साथ मैंने अपक्रिया किसके साथ कराई, ये क्षार है, क्षार की अपक्रिया कराई थी मैंने एथेनोइक अम्ल के साथ। तो हमें क्या मिला था, सावनीकरण मिला था। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी कि ये जो चीज हमें मिली है, इस चीज को आप क्या करके लाइए, उठा करके लेके आइए। जो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ सोडियम एथोक्साइड जो है, इसको आप उठा करके लेकर आइए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सावनीकरण बोलते हैं। और उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, साबुन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो मैं अगर इसको लेकर के आता हूं तो देखो यहां पर मैं इस चीज को जैसे लिखूं, यहाँ पर ये CH3 और COO और A को यहाँ पर ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और Na जो जुड़ रहा है इससे ये कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये कार्बन जो है और हाइड्रोजन जो है, इसको मैं दिखाता हूं आपको एक पूंछ के जरिए। मतलब ऐसे जो हमारा CH3 यानी कि कार्बन और जो हाइड्रोजन है, मैं ऐसे करके ये दिखा रहा हूं, इस तरीके से ऐसे करके मैं लाइन खींच रहा हूं। समझ लीजिए कि जो मैंने ये लाइन जो बनाई है, ये हमारे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। और उस कार्बन हाइड्रोजन के लास्ट में आपका जुड़ा होता है यहाँ पर एक कार्बन, ये वाला, और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ये वाला, और बाकी का एक बंद से ये ऑक्सीजन आएगा। और यहाँ पर ये कैसा, नेगेटिव है, और इसके साथ क्या जुड़ रहा होगा, Na जुड़ रहा होगा। बात यहाँ तक समझ में आई। अब देखो ये मैंने क्या बताई है आपके लिए, पूंछ सी जो बनाई है आपकी पीछे वाली, ये पूंछ कहलाएगी आपकी कार्बन हाइड्रोजन की पूंछ। ठीक है। अब देखो यहां पर जो साबुन है, साबुन के अगर मैं फॉर्मूले की फिक्स तरीके से अगर मैं बात करूं तो इसका अणु सूत्र जो होता है साबुन का, वो सूत्र होता है, कार्बन होंगे इसमें 17, जब कार्बन 17 होंगे तो हाइड्रोजन इसके अंदर होंगे 35, और आपका होगा COO Na। देखो Na या फिर आपका होगा यहाँ पर Na की जगह K, जिसे हम पोटेशियम बोलते हैं। या तो यहाँ पर सोडियम जुड़ा हो या यहाँ पर पोटेशियम जुड़ा हो, एक ही चीज है, बिल्कुल सेम तरीके से ही काम करते हैं। मगर हमें समझने के लिए हम सोडियम को ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसका ही ज्यादा यूज होता है। पोटेशियम को बहुत कम मात्रा में लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी लिया जाता है, मगर सबसे ज्यादा जो है इस सोडियम को लिया जाता है। अब आपको पता चल गया कि इसका अणु सूत्र जो होता है, कार्बन जो होते हैं इसके 17 होते हैं, और हाइड्रोजन जो होते हैं 35 होते हैं, और बाकी का ये आपका पीछे लगा होता है COONA, इस प्रकार से। और आप जानते हैं कि Na कहाँ से आया, Na यहाँ से आया इस जगह से, यानी कि इस जगह से यानी कि Na आया है, इसमें जुड़ गया है, जुड़ करके बनाया उसने सोडियम एथोक्साइड यानी कि सावनीकरण। उस सावनीकरण को मैं यहाँ पर उठा के लाया, मगर इसके अंदर कार्बन आपको देखने को मिल रहे हैं मात्र एक। यहाँ पर देखो ये कार्बन है और ये आपके 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, मगर बिल्कुल मिली जुली ही हमारा सूत्र है। इसको देखो, आप इसको देखोगे और आप इसको देखोगे, आपको बिल्कुल लगभग मिला जुला सा मिलेगा। मगर यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बहुत कम है। मैंने क्या किया, यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की मात्रा और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया, C17H35 COONA। ठीक है, ये जो आपके कार्बन और जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है, ये आपके कार्बन और जो हाइड्रोजन जो हैं आपके, इन कार्बन और हाइड्रोजन को मैं एक पूंछ से दिखा रहा हूं। ऐसे करके मैंने ये पूंछ बनाई है। इस पूंछ से दिखाने के बाद आपका ये C है, मैंने यहाँ दिखाया है, और ये पहला O है, डबल बॉन्ड के साथ दिखाया, और दूसरा ऑक्सीजन जो है ये मैंने सिंगल बॉन्ड के साथ और नेगेटिव में दिखा दिया, और साथ में दिखा दिया इसके क्या, Na यानी कि सोडियम। इसे हम बोलते हैं हम क्या, एक साबुन का अणु। अब आपको समझ में आया होगा कि साबुन का अणु किस प्रकार से बनता है हमारा, कि उसके अंदर बहुत सारे आपके कार्बन और हाइड्रोजन की एक श्रृंखला बनी हुई होगी, जिसको मैंने पूंछ से दिखा दिया है ऐसे बना करके। बाकी का जो बच रहा है आपका COONA, जिसको यानी COO
Na, इसको मैंने आगे दिखा दिया है। अब देखो यहां पर इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको बोल दो आप क्या है, ये हमारी पूंछ, साबुन के अणु की ये है हमारी पूंछ, और इसको बोलते हैं हम आयनिक सिरा। इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक सिरा। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो आगे वाला हिस्सा जो है ये होगा आपका आयनिक सिरा, और ये आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की पूंछ है, और ये आपका पूरा बनता है एक साबुन का अणु। कि जैसे मैं आपके लिए बता दूं कि ये एक साबुन का जो अणु है, ये यहाँ तक का जो आपका साबुन का अणु जो है, ये इसकी पूंछ जो होगी ये होती है आपकी जल विरागी। ये होती है आपकी जल विरागी। जल विरागी से मेरा ये मतलब है कि मतलब ये जल के अंदर नहीं रहती, मतलब जल से ये क्या करती है, दूर भागती है। और अभी तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब हम कपड़े धोते हैं तो वहां पर हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम पानी के अंदर जब इस अणु को हम भेजेंगे तो ये क्या है, हमारा जल विरागी है, यानी जल से तो दूर भागता है। तो वहां पर कुछ मजेदारी की चीजें होंगी, उस चीज से हमारा क्या है, देखो मैल बाहर निकलेगा। देखो कैसे कैसे निकलता है। तो ये पूंछ जो है कार्बन हाइड्रोजन की, जो पूंछ मैंने दिखाई है आपको, ये जल विरागी होती है। ये जल के अंदर नहीं रहती है, ये जल से दूर भागने की कोशिश करती है। और आपका जो आयनिक भाग होता है इसको बोलते हैं हम जलरागी। आयनिक भाग जो है इसको बोलते हैं हम जलरागी। जलरागी से मेरा मतलब ये है, ये जल के अंदर जाता है, मतलब ये चाहेगा कि मेरे अंदर जल आए, मैं जल के अंदर जाऊं, या मेरे पास जल आए, मतलब जल के अंदर ये रह सकता है। और जो पूंछ है वो जल के अंदर नहीं रह सकती। पहले तो आपको ये इतना यहाँ तक अच्छी तरीके से क्लियर करना है कि जो आपकी पूंछ जो है आपकी जलविरागी होती है, और जो आयनिक भाग होता है वो जलरागी होता है। वो जल के अंदर बड़ी आसानी से रह सकता है। यहां तक बात समझ में आई सबको? अच्छा, अब यहां पर हम क्या करें कि जैसे ही हम पानी लें, एक पात्र के अंदर अगर हम पानी ले लें और उस पानी के अंदर में क्या कर दूं, साबुन डाल दूं, तो देखिए हमें किस प्रकार से इसकी कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक पात्र है, ये हमारा एक पात्र हो गया। अब चाहे इसको आप कुछ भी कह लीजिए, मैं ऐसे एक बाल्टी के नाम दे देता हूं कि आपके पास एक ये बाल्टी है, और इस बाल्टी के अंदर मैंने भर दिया क्या, जल भर दिया, H2O यानी कि जल डाल दिया। जल डालने के बाद जैसे ही मैं इसके अंदर साबुन डालूंगा, और साबुन के यानी कि साबुन में हमारे कैसे अणु होते हैं जो कि आपने यहाँ पर समझ लिया है। जैसे इसके अंदर हम साबुन डालेंगे और इसको हम क्या करेंगे, हाथ से यानी कि पानी को हिला देंगे या बाल्टी को पकड़ के हिला देंगे, तो वहां पर क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे जो साबुन जैसे ही घुलेगा, साबुन के ऐसे अणु पूंछ सहित, यानी कि ऐसे जो पूंछ सहित आयनिक भाग जो बने हुए हैं, इस प्रकार के आपको स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे आयनिक यानी कि अणु, इस प्रकार के अणु जैसे हम साबुन को घोलेंगे तो वहां पर आपको एक नहीं, आपको हजारों की मात्रा में आपको अणु देखने को मिल जाएंगे। और वो अणु इस प्रकार से होंगे, जैसे पहला अणु ये आ गया, यहां पर मैंने ये वाला भाग दिखा दिया आयनिक वाला, दूसरा अणु मैंने यहाँ दिखा दिया, तीसरा ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत सारे अणु इसके अंदर बना दिए। अब देखो आयनिक भाग में नीचे दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये देखो, ये सभी आयनिक भाग नीचे हैं, ठीक है। और जो पूंछ जो है वो आपकी कहां पर है, ऊपर है। अब मैंने आपको समझाया कि जो पूंछ जो होती है वो जल विरागी होती है। जल विरागी मैंने समझाया कि यानी कि जल के अंदर नहीं रह सकती पूंछ, तो वो क्या करती है, वो ऊपर की साइड में जाती है, यानी कि पानी से बाहर रहने की कोशिश करती है। और आपके जो आयनिक भाग है वो पानी के अंदर जाने का प्रयास करता है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना, कि इसीलिए आप, अब आपको क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये जलरागी और जलविरागी जो है किस प्रकार से जल के अंदर काम करेगा। कि एक पात्र के अंदर जैसे जल भरोगे और साबुन जिसके अंदर डालोगे, हिलाओगे, हिलाने पर क्या होगा, ऐसे बहुत सारे आपको हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में अणु देखने को मिलेंगे। और सभी अणु क्या काम करेंगे, यानी कि जो पूंछ जो है वो पानी से बाहर रहने की कोशिश करेगी, और आपका आयनिक भाग जो है वो पानी के अंदर रहेगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब मान लीजिए, अब हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दो परख नली हैं, दो परख नलियों के अंदर, एक के अंदर, दोनों के अंदर आप क्या भरो, पानी भरो, और एक के अंदर डाल दो आप साबुन, और एक के अंदर खाली पानी रहने दो। दो परख नली ले लिया आपने, दोनों परख नलियों में पानी भर दिया, पानी भरने के बाद एक के अंदर साबुन डालना है और एक के अंदर आपको पानी ही रखना है। फिर आपको दूसरे नंबर आपको क्या करना है, तेल की बूंद लेकर के आना है और तेल की बूंद को आपको दोनों परख नलियों के अंदर डालना है। तो देखना, जैसे ही जिसमें साबुन डला है, जिस परख नली के अंदर साबुन होगा, उसको जैसे हम हिलाएंगे तो वो तेल की बूंद जो है वो गायब हो जाएगी, आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। मतलब उसमें घुलने का प्रयास करेगी, उसमें घुल जाएगी। किसमें, जिस परख नली के अंदर आपका साबुन है ना, और पानी के अंदर जो आपने तेल की बूंद डाली है, जिसके अंदर सिर्फ पानी ही है, उसके अंदर जो आपने तेल की बूंद डाली है उसको आप हिलाएंगे तो बूंद, पानी अलग हो जाएगा और तेल की बूंद अलग हो जाएगी। बस यही तो होता है हमारा, कि जैसे ही हमारा साबुन जाता है तेल के पास तो वो क्या करता है, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसको अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है, उसको उसमें मिश्रित कर देता है, मिला देता है पानी के अंदर। ये बात मुझे आपको बतानी थी। और जैसे मैंने आपके लिए बताया कि यहाँ पर पानी है और पानी के अंदर साबुन डालेंगे, साबुन डालेंगे तो हमारी प्रक्रिया इस प्रकार से बनती है। और अगर मान लीजिए एक पात्र के अंदर हम क्या कर दें, फिर से हमने एक बाल्टी ले ली दोबारा से, और उस बाल्टी के अंदर फिर से हमने क्या भर दिया, जल भर देते हैं, यानी कि इसके अंदर फिर से हमने पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद, जल भरने के बाद, जैसे ही देखो यहाँ पर मैं पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद इसके अंदर मान लीजिए आपके पास एक कपड़ा है, एक कपड़ा है और एक कपड़े की सतह लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, मान लीजिए सतह है, और उस सतह पर एक डस्ट है आपका, इस सतह पर आपका क्या है, डस्ट है, या आप ऐसे कह लीजिए कोई एक गंदा कण है, या आप ऐसा कह लीजिए कोई गंदगी है, कपड़े पर गंदगी लगी हुई है, या आप तेल की बूंद समझ लीजिए कि तेल यानी चिकनाई लगी हुई है किसी कपड़े पर, उस कपड़े की सतह पर। अब जैसे ही हमने पानी के अंदर कपड़ा डाला, उस पर हमारे कपड़े की सतह पर एक यानी कि धब्बा लगा हुआ है, उस धब्बे को देखो किस प्रकार से हमारा साबुन जो है हटाता है। अब देखो, जैसे ही मैं इसके अंदर साबुन मिलाऊंगा, मैंने आपको यहाँ पर बताया साबुन क्या करेगा, आयनिक भाग तो हमारा जल के अंदर रहेगा, और आपका जो बाकी का पूंछ जो है वो जल से बाहर जाने की कोशिश करती है। जैसे ही मैं इसके अंदर मतलब पानी भर दूंगा, पानी के अंदर साबुन डाला, अब आप खुद जानते हैं कि जब हम साबुन डालेंगे तो पानी में पूरा साबुन हमारा घुलेगा, तो वहां पर हमारे ऐसे अणु बहुत सारे होंगे, बहुत सारे जब अणु होंगे तो उन अणुओं के आसपास क्या होगा, जल होगा, यानी कि पानी होगा, यानी कि इस पूंछ के पास आसपास क्या होगा, पानी होगा। तो ये पूंछ क्या करेगी, कार्बन और जो हाइड्रोजन की जो पूंछ बनी हुई है, ये क्या करेगी, ये जल्दी से भाग करके आएगी, ये पूंछ देखो ऐसे करके इसमें जुड़ेगी, किसके अंदर, जो आपका डस्ट है, जो आपका एक धब्बा लगा हुआ है, इसके अंदर आकर के जुड़ेगी, ऐसे करके, ऐसे ये पूंछ इसके अंदर घुसेगी। मतलब मैंने आपको अभी बताया ना कि ये कैसी होती है, जल विरागी होती है, यानी कि अभी चारों तरफ इसके क्या है, जल, और ये वाली जो पूंछ जो है इसके अंदर घुस के जा रही है। बस ये चाह रही है कि मैं पानी से कैसे भी बचूं, तो उस डब्बे के अंदर समा रही है, उसके अंदर घुसकर जा रही है, घुसती हुई चली जा रही है। अब आपका ऊपर जैसे ही पूंछ इस गंदगी के अंदर, यानी कि ये डस्ट है, इसके अंदर जाएगी, और आप जानते हो ये आपका कौन सा भाग होगा, ये आपका होगा आयनिक भाग, ये वाला, ठीक है, आयनिक भाग होगा। अब देखो ये पूरी प्रक्रिया जो हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, एक पानी के अंदर हो रही है, पानी है साबुन का पानी जो है। जैसे ही यहाँ पर बहुत सारे आपके क्या आएंगे, बहुत सारे अणु बनेंगे आपके साबुन के, ऐसे करके बहुत सारे आपके अणु के साबुन, यानी साबुन के अणु बन जाएंगे, और सबके ये ऊपर क्या होंगे, आयनिक भाग होंगे। और सबने अपना अपना क्या किया कि सभी अणुओं ने जो पूंछ है उस डस्ट के अंदर घुसेगी, जाएगी, पानी से बचने का प्रयास कर रही है कि मैं इसके अंदर घुस जाऊं, जल्दी से मैं पानी से बचना चाहती हूँ, ठीक है। और बाकी का आयनिक भाग जो है वो क्या है, वो इसके अंदर नहीं जाएगा,
इस डस्ट के अंदर नहीं जाता है बिल्कुल भी। वो क्या करता है, पानी के साथ मस्त रहता है, क्योंकि वो कैसा है, वो हमारा जल रागी है। जल रागी से मतलब जल से प्यार करने वाला है। वो जल से प्यार करता है, बड़ा मस्त आराम से ऊपर ही रह रहा है, उसे क्या जरूरत है जाने की। उस डस्ट के अंदर वो नहीं जाएगा। डस्ट के अंदर कौन जाएगा, यानी कि जो हमारा आयनिक्स राइस की जो पूंछ बनी हुई है वो पूंछ जाएगी, वो जल से दूर भागेगी। ये बात मुझे आपको बतानी थी। जब ये इस प्रकार से हमारे बहुत सारे अणु आकर के डस्ट पर जुड़ जाते हैं, तब हमारा बनता है एक मिसेल। जो गुच्छा सा जो बन जाता है, ऐसे करके मैं आपको दिखा देता हूं, चित्र बना के दिखाता हूं, आपके बुक के अंदर दे रखा है। अब पहले आपके लिए यहां बनाता हूं। मान लीजिए ये क्या है आपका, ये कोई डस्ट है, यानी कि एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर इस प्रकार से आपके बहुत सारे अणु जुड़े होंगे साबुन के। आपकी बुक के अंदर ये चित्र मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे आपको यानी कि देखने को मिलेंगे बहुत सारे। और आपके जो बाहर के जो भाग होंगे सब कैसे होंगे, आयनिक भाग होंगे। आयनिक, आयनिक भाग से मेरा मतलब यही है, ये वाला भाग आपका, ये भाग जो होगा आपका, जैसे मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली सीधे आपके सोडियम से दिखा देता हूँ। यहाँ पर सोडियम Na+, इस प्रकार से सोडियम Na+, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे यहाँ पर भी आपका क्या होगा, सोडियम प्लस, यहाँ पर भी आपका Na+ यानी सोडियम प्लस, ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपका जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है, ये वही हिस्सा है जो आपका आयनिक सिरा जो है, जल रागी जो है। मतलब मैंने आपको बताया कि एक बाल्टी के अंदर जैसे आप कपड़े को डालेंगे, जो कपड़े पर जो धब्बा लगा हुआ है, साबुन बोलोगे तो साबुन के बहुत सारे अणु बनेंगे, और अणु बन करके जो पूंछ जो है उस डस्ट के अंदर जाएगी, उस डब्बे के अंदर घुसने का प्रयास करेगी। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, जलविरागी है। और आपका आयनिक सिरा जो है वो जल रागी होता है, वो पानी के साथ मस्त रहता है, वो बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा, वो बाहर ही रहने की कोशिश करेगा, बाहर ही रहेगा। कुल मिलाकर बात यह है। तो जब ऐसे बहुत सारे गुच्छा सा बनता है, वो वहां पर उस चीज को हम बोलते हैं, ये क्या है, हमारी मिसेल है। ये आपकी क्या बनी, मिसेल। बताओ यहां तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। अब देखो, जैसे ही हमारा मिसेल बना, अब देखो पूरा अट्रैक्शन कहां पर है, इस धब्बे पर है सभी अणुओं का। आपको समझ में आ रहा है कि यानी कि पूंछ जो है धब्बे के अंदर घुस गई, यानी कि बड़ी कर्री, यानी कि जकड़ रखी है, बड़ी मजबूती से उसको जकड़ लिया है, उसके अंदर जा रही हैं, प्रयास कर रही हैं उसके अंदर घुसने का। इतने में जैसे ये इसके अंदर जाती हैं, इसके अंदर पास हो जाती हैं, यानी कि जो हमारी अणु की जो पूंछें हैं इसके अंदर जैसी डस्ट के अंदर पास होंगी, तो हम क्या करेंगे, उस कपड़े में जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा डाला हुआ है, उस कपड़े को क्या करेंगे, आप धोबी पछाड़ मारिए जोर जोर से, या आपको किसी भी डंडे से आप उसको पीटते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो जल जो होता है, जो पानी जो होता है आपका, पानी जो होता है, पानी के साथ साथ जो साबुन जो होता है, साबुन के जो आपके अणु जो बने हैं, जैसे आप उसको पटकोगे बार बार में, बार बार में, बार बार में, तो क्या होगा, ये अणु अंदर बाहर होंगे। ये आपके आयनिक सिरा जो है, ये क्या है, एक दूसरे से आपस में हिलजुल के एक दूसरे से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अब देखो कैसे, आयनिक सिरा जल के साथ रह रहा है, जैसे हम उसको पटकेंगे, आयनिक सिरा क्या होगा, बाहर खिंच के आएगा एकदम से। और उस आयनिक सिरे की पूंछ कहां पर है, डस्ट के अंदर है, यानी कि उस डब्बे के अंदर है। जैसे ही वो बाहर खींचेगा, आयनिक सिरा बाहर आएगा, उस आयनिक सिरे के जरिए ही पूंछ उस डस्ट से बाहर निकलना नहीं चाहेगी। वो क्या करेगी, उस जल से, यानी जल से, वो जल विरागी है, जल में वो रहना नहीं चाहती, इस कारण वो चाहती है कि मैं इस डस्ट के अंदर ही रहूं। तो वो क्या करेगी, उस डस्ट को अपने साथ ही खींच के लाएगी, उस डब्बे को अपने साथ ही खींच के लाएगी। ऐसे फिर से और फटका मारो, फिर से हमें झटका लगेगा, उनको अणुओं को फिर से झटका लगेगा, फिर से ये एक दूसरे आपस में खींच करके लेके आएंगे। ऐसे ही करके पटक पटक के हिलजुल के ये क्या होंगे, आयनिक भाग इन अपनी पूंछों को खींच के लाएंगे, और उस पूंछों के साथ जो पूंछ उसके अंदर दसी हुई हैं, उस डब्बे के अंदर, उस डब्बे के अंदर दसी हुई हैं, वो पूंछ के साथ वो डब्बा क्या बाहर खींच करके चला आता है, धीरे धीरे खींच करके चला आएगा, और हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा।
अब आपको समझ में आया कि बहुत सारे अणु यहाँ पर जुड़ जाते हैं, आकर के गुच्छा बना लेंगे, जो गुच्छा सा जो बनता है उसको हम बोलते हैं मिसेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो, अब मैं बात करूंगा कठोर जल की। कि इस साबुन को अभी हमने कैसे पानी के अंदर डाला, जो आपका नॉर्मल पानी जो होता है, अच्छा जो पानी होता है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं पीने लायक जो पानी होता है। अब इसी साबुन को मान लीजिए अगर आप डाल दो किसी कठोर जल में, कठोर जल से मेरा ये मतलब है कि जैसे कि आपके लिए कैसे समझाऊं, जैसे कि आप खारे पानी के अंदर डाल दीजिए, समुद्र का पानी लेकर के आ जाओ, ठीक है, आप खारा पानी लेकर के आओ, जैसे हैंडपम्प से, बोरिंग वगैरह से, कहीं से भी आप निकाल के लाओ, वो जो खारा खारा जो पानी होता है खारा, ठीक है, उससे कपड़े अच्छी तरीके से साफ नहीं होते हैं। आप देखना, प्रैक्टिकली देखना, अगर आपने नोट किया होगा कि जो हमारा मीठा पानी जो होता है, पीने लायक जो पानी होता है, अच्छा पानी जो होता है, उससे कपड़े बड़ी जल्दी आसानी से साफ हो जाते हैं साबुन से। और आप खारे पानी के अंदर जैसे डालोगे ना साबुन को, साबुन से धोएंगे पानी के अंदर कपड़ों को, तो वहाँ पर जल्दी से साफ नहीं होते, बड़ी कठिनाई होती है। और बाकी में यही है, सीधी सीधी बात, वहाँ पर साफ होते ही नहीं है, यानी कि डस्ट यहाँ से कपड़ों से हटता ही नहीं है, यानी उसी को बोलते हैं हम क्या, कठोर जल। लगा लीजिए हेडिंग, कठोर जल में, कठोर से मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कठोर यानी कि खारा पानी, ब्रैकेट में लिख देता हूँ खारा पानी। कठोर जल में साबुन का, जल में साबुन का ना घुलना। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप खारा पानी लेकर के आइए, जो कठोर जल है, ऐसे पानी को लेकर के आओगे तो उसमें साबुन आपको ये देखना है घुलता है या नहीं है, आप उसमें साबुन डाल के देखना। आप ऐसा करना चाहें प्रैक्टिकली, जब आप देखना चाहो तो आप 2 बर्तनों के अंदर पानी लेना, आप अच्छा जो पानी है और आपका खारा जो पानी होगा, 2 तरह का पानी लेना, खारा और एक अच्छा वाला पानी, है ना, पीने योग्य जो पानी होता है। आप क्या करेंगे, साबुन को लेकर के आइए, साबुन को पहले डालिए आप खारे पानी के अंदर, और फिर डालिए आप मीठे पानी के अंदर जो पीने योग्य है। दोनों को जैसे आप हिलाओगे, या आप ऐसे कह लीजिए 2 परख नली ले लो, उसमें प्रयोग, उसमें टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप उन दोनों को हिलाओगे तो देखना जो अच्छा वाला पानी है उसके अंदर बहुत सारे झाग बन जाएंगे, यानी कि हम बोलते हैं ना इमनसल जो बनता है, इमनसल, है ना, जैसे यहाँ पे क्या बन जाता है, जैसे हमारे बहुत सारे झाग हो जाते हैं, क्या बन जाता है, इमल्सन, इमल्सन बन जाता है हमारा, बहुत सारे झाग हो जाएंगे आपके। तो देखना जो अच्छा जो पानी है आपका, वहां पर आपको बहुत सारे झाग मिल जाएंगे, बहुत सारे, यानी कि बड़ी आसानी से क्या होगा, अच्छे पानी के अंदर साबुन घुल जाता है ना, बहुत सारे उसके अंदर अणु होते हैं, घुल जाएगा, बहुत सारे अणु बनते हैं वहां पर। और जैसे आप खारे पानी के अंदर साबुन को डालोगे तो क्या होगा, वहां पर जो साबुन है आपका वो घुलेगा ही नहीं। आप देखना, कभी आपने नोट किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम खारे पानी से कभी नहाते हैं, और नहाते समय हम जब जो साबुन जो लगाते हैं, साबुन जब लगाते हैं तो हमारे बाल वगैरह चिकट जाते हैं, मतलब हार्ड से हो जाते हैं एकदम, है ना, टाइट टाइट से, हार्डपन सा उसमें आ जाता है बालों के अंदर। ऐसे ही बिल्कुल जो खारा पानी होता है, खारे पानी के अंदर जो साबुन डालते हैं वो क्या होता है, उसके अंदर जैसे आप हिलाओगे, जोर से आप हिलाओगे, उसको हिलाने पे क्या होगा, उसके अंदर झाग होंगे ही नहीं, होंगे तो आपके थोड़े बहुत ही होंगे। पहली बात तो यही है कि आपके झाग होते ही नहीं है, वहां पर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, उसमें यानी कि पानी अलग होगा और आपका साबुन जो है आपको अलग देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा उसके अंदर कुछ गंदगी डाल दी है हमने। कुछ समय बाद देखोगे, उसको रखा रहने दो, ऐसा लगेगा इसके अंदर कुछ गंदगी है हमने डाल दी है, और पानी आपको अलग देखने को मिलेगा, मतलब उसके अंदर साबुन नहीं घुलता है। आपको जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम दूध वगैरह जब हम गर्म करते हैं तो फट जाता है, तो वो किस प्रकार से फटता है, ऐसे चकते चकते से बन जाते हैं, फटी फटी चीजें सी जो बनती हैं। ऐसे ही साबुन जब हम खारे पानी के अंदर डालते हैं तो ऐसे हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल फटे फटे टाइप का, इर्द गिर्द सा बिखरा बिखरा सा है ना, फटा फटा सा हमें वो लगता है। तो वो देखो, जो हमारा कठोर जल जो होता है उसके अंदर हमारा साबुन बिल्कुल घुलता नहीं है। अब वो क्यों नहीं घुलता है, तो हमें समझना होगा कि जो हमारा कठोर जल होता है ना, कठोर जल के अंदर हमें कुछ लवण होते हैं, हमारे लवण, लवण में यानी कि जैसे कि मैग्नीशियम का कोई लवण होगा, ठीक है, आपका कैल्शियम का आपका कोई लवण होगा, ऐसे लवण होते हैं।
इनके साथ आपके जैसे कैल्शियम की बात कर दूं, इसके साथ कुछ Cl जुड़ा होगा या इसके साथ Cl जुड़ा होगा, एक लवण बने होते हैं, लवण होते हैं यानी कि कठोर जल के अंदर। अब इनके अंदर जो साबुन है वो क्यों नहीं घुलता, इसका कुछ कारण है। देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए, जैसे ही मैं कठोर यानी कि कठोर जल जो है उसको लेकर के आऊं और उसके अंदर साबुन डालूं, तो साबुन के अंदर जाहिर सी बात है साबुन के अणु बनेंगे, बहुत सारे ऐसे अणु बनेंगे पूंछ सहित, यानी कि पूंछ और आपका आयनिक सिरा, यानी कि दोबारा से आप देख लीजिए कि यानी जल विरागी और जल रागी दो चीज़ ऐसे अणु बनेंगे बहुत सारे, जैसे साबुन डालेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, जैसे हमारा ये कैल्शियम है, या आप मैग्नीशियम उठा लीजिए या आप कैल्शियम उठा लीजिए, ये क्या करता है इन अणुओं से, साबुन के अणुओं से क्या कर लेता, अभिक्रिया कर लेता, अभिक्रिया करके नहीं वहीं शांत हो जाता है, इसीलिए हमारा वो साबुन क्या है हमें घुला हुआ नजर नहीं आता। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए साबुन का एक पहला अणु आया, एक कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और आपका यहाँ पर क्या होगा Na+ होगा। एक अणु जो आया, यहाँ पर जो सोडियम जो है कैसा है, एक पॉजिटिव है यानी कि एक धनायन है, और ऐसे एक और मैं अणु लेकर के आऊँ, ये आपका अणु एक और आ गया, इसके कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका O आ गया नेगेटिव होगा, और आपका फिर से एक Na। अगर मान लीजिए दो अणु जैसे आएंगे, दो अणुओं से मिलकर के ये कैल्शियम क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन के ये सोडियम सोडियम जो आपके हैं ना, ये यहाँ से बिल्कुल हट जाएंगे, इस प्रकार से ये यहाँ से हट जाएंगे, और दोनों को मिला करके जो जुड़ेगा वो बनेगा हमारा Ca, यानी कि इन दोनों अणुओं के साथ कौन जुड़ जाएगा, कैल्शियम जुड़ जाएगा, अपनी अवक्रिया कर लेगा, अवक्रिया करके वहीं पर शांत हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अणु कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ कैल्शियम के साथ बड़े मजे से शांत अपने बैठ जाएंगे, शांतिपूर्वक अपने शांत हैं, मस्त हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। इसलिए कठोर जल के अंदर क्या है, साबुन नहीं घुलते। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी कि यानी कठोर जल जो है उसके अंदर साबुन क्यों नहीं घुलता है, और जो आपका अच्छा जल जो है उसके अंदर साबुन क्यों घुल जाता है। ठीक है, हमने जाना कि यानी अच्छा पानी जो होता है हमारा पीने योग्य जो पानी होता है, उसके अंदर बड़े आसानी से हम कपड़े धो सकते हैं, और आपको समझ में आया कि कपड़े से एक धब्बे को किस प्रकार से हमारा हटाया जा सकता है। बात यहाँ तक क्लियर। अब ये तो हो गई हमारी किसकी बात, साबुन की बात हो गई। सेकंड अगर हम बात करें किसकी, अपमार्जक की, अगर हम बात करें इसकी, अगर मैं बात करूं अपमार्जक की, अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक को आप यहां पर समझ लीजिए। अपमार्जक देखो, अपमार्जक आपकी देसी भाषा में इसको बोलते हैं सरफ। जानते हो ना सरफ, जो पाउडर आता है आप लेकर के आते हो कपड़े, पानी में यानी कि पानी लेते होंगे, पानी में थोड़ा सा पाउडर डाला और उसको हिला दिया, घोल दिया, उसमें बहुत सारे झाग हो जाते होंगे, है ना। अब देखो, अपमार्जक यानी कि आपका डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, ये क्या करता है, आप इसको खारे पानी के अंदर डालिए या आप इसको मीठे पानी के अंदर डालिए, यानी कि बढ़िया पानी के अंदर डालिए, चाहे आपका कठोर जल हो उसके अंदर डालिए, दोनों के अंदर डालेंगे तो दोनों के अंदर ये क्या करता है, झाग करता है। आपके लिए कोई सा भी पानी लेकर के आइए, डिटर्जेंट से यानी कि अपमार्जक जो होता है उससे कपड़े साफ हो जाते हैं। इसके लिए कैसा भी पानी होना चाहिए, क्योंकि अपमार्जक में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कठोर जल के अंदर, जो हमारे कुछ लवण होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीशियम कैल्शियम के ऐसे कुछ लवण होते हैं, उनसे अपमार्जक क्या है, अभिक्रिया नहीं करता है। वो बिल्कुल जैसे हमने समझा था, जैसे साबुन का हमने जो क्रिया समझी थी, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करेगा किसी के साथ, और कपड़े को बड़ी आसानी से साफ कर देता है। तो देखो, जैसा कि हमने जाना कि साबुन के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिली, कार्बन और हाइड्रोजन की पूंछ और एक आयनिक सिरा होता है जिसके अंदर COO जुड़ा होता है। इसके अंदर कुछ चीज थोड़ी सी अलग होती है, जैसे हम बोलते हैं, एक तो होता है आपका सल्फोनिक अम्ल, और या फिर होगा आपका अमोनियम। ठीक है, अमोनियम जो होते हैं, या तो देखो इसके साथ कौन जुड़ा होता है, सल्फोनिक अम्ल और यानी कि अमोनियम,
जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि हमने बताया, मैंने आपके लिए यहाँ बताया कि यहाँ आपका क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ कहाँ बताया था मैंने आपको, यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या सोडियम जुड़ा हुआ है, या फिर आपका पोटेशियम जुड़ा हुआ, दोनों में से कोई जुड़ा होगा। ऐसे ही यहाँ पर अपमार्जक के अंदर एक आपका होता है सल्फोनिक अम्ल होगा, या फिर आपका अमोनियम होगा। अब इसका देखो कैसा अणु होता है, मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ। बस देखो, जो मैंने आपके लिए साबुन जो समझाया उसको आप अच्छी तरीके से ढंग से आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना। अपमार्जक को आपको इतना याद रखने की, यानी कि आपको इसको लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपमार्जक को मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसको समझने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही, जैसे मान लीजिए साबुन की एक कार्बन हाइड्रोजन की एक लंबी पूंछ होती है इस प्रकार से, और इस पूंछ के अंदर आपका एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। उस बेंजीन से आपका या तो आप ले लीजिए अमोनियम या ले लीजिए सल्फोनिक अम्ल। जैसे सल्फोनिक अम्ल को अगर मैं लूँ तो यानी कि सल्फोनिक अम्ल जो होगा एस से ऊपर, यानी कि एक ऑक्सीजन ऊपर होगा डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन में यहाँ लगा देता हूँ डबल बॉन्ड से, और बिल्कुल जैसे ऊपर वाली में जैसे हमने देखा सिंगल बॉन्ड के साथ एक होगा जो कैसा होगा नेगेटिव, और इसके साथ आपका कौन जुड़ा होगा Na लगा हुआ होता है। इसका बिल्कुल अणु ऐसा ही होता है साबुन का, यानी कि अपमार्जक का, सॉरी अपमार्जक का अणु इस प्रकार से होगा, यानी कि एक पूंछ के साथ आपको ये वही चीज हो गई, ये आपकी क्या होगी, जल विरागी होगी, जल विरागी, जैसे कि आपने ऊपर समझा। और ये आपका आयनिक भाग हो गया, ये क्या हो गया, जल रागी, जल से प्यार करने वाला, क्या, जल से प्यार करने वाला आयनिक भाग जो होता है वो जल से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मगर इसकी खासियत यह है अपमार्जक की, इसके पास या तो आप कठोर जल लेकर के आइए, आप जो कठोर जल जो है, कठोर जल से ये अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए तो ये आसानी से क्या होता है, बड़ी आसानी से, या खारा पानी हो या आपका मीठा पानी हो, दोनों पानियों के अंदर अच्छी आसानी से घुल जाता है, और आपके कपड़े के अंदर जो धब्बे होते हैं उनको आसानी से ये क्या करती है, ये अणु जो है उसको निकाल देते हैं बाहर। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि साबुन और अपमार्जक। अब आपका जो आपने जो जिस टॉपिक के बारे में हमने जो बातें की हैं, इसको हमने जो समझा है, और आपको अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ में आया होगा कि साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक कपड़े से किस प्रकार से धब्बे को बाहर किया जाता है, गंदे कपड़ों को किस प्रकार से साफ किया जाता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। और जो चौथा चैप्टर है आपका यहाँ पर आज क्लोज होता है, फिनिश होता है आपका। अब यहाँ पर आपके लिए इस चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा मैंने आपके लिए नहीं छोड़ा है जिसमें आपको कोई भी समस्या का सामना करना पड़े। जितनी भी सारी चीज़ें चौथे चैप्टर के अंदर आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कराई हैं बड़े विस्तार के साथ, और आपको सब क्लियर हुई होंगी और अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो आपके लिए हम विचार करते हैं इस चीज़ पर, या आपकी बायोलॉजी स्टार्ट कराते हैं या फिर आपकी फिजिक्स स्टार्ट कराएंगे। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, आपके लिए क्या स्टार्ट कराया जाए, फिजिक्स स्टार्ट कराएं या आपके लिए बायोलॉजी स्टार्ट कराएं। आज के क्लास मेरी यहीं तक थी, तो चलिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।